हेलो दोस्तों। हम लोग पी वाई क्यू सीरीज़ कर रहे हैं। ये यूपी पीसीएस का पेपर कर रहे हैं। ये 2012 का पेपर है और ये आगे आने वाले किसी भी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे बिहार पीसीएस या फिर जो एईडीओ का पेपर होने वाला है उसके लिए भी, क्योंकि सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन जहाँ भी कुछ पूछे जाएंगे। और जो बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने वाला होगा TRE 4 का, या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक भर्ती होंगे जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृग मरीचिका का कारण है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डी आंसर हो जाएगा। मृग मरीचिका का कारण है क्या? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी आंसर होगा। काफी बार पूछा जाता है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिनकी आवृत्ति होती है वो पराश्रव्य ध्वनि है। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवश्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगों को हम सुन नहीं सकते हैं। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति श्रव्य तरंगों से कम तथा पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति श्रव्य तरंगों से अधिक होती है। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, जबकि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन्हें सुन सकता है। ध्यान रखेंगे पराश्रव्य तरंगों को। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। ए आंसर हो जाएगा। CPU कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, CPU ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है पर्णहरित में। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। सी आंसर होगा। जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। ध्यान रखेंगे, बी आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व महत्तम होता है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इससे कम घनत्व होता है। अतः बर्फ के पिघलने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है तथा उसके बाद घनत्व कम होने के साथ साथ आयतन बढ़ने लगता है। तो जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके द्वारा, तो तरंग दैर्ध्य से। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहा है इनमें से। तो नाग क्या है? नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है नाग। ठीक है, तो यही सुमेलित है। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इनमें से नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। सी सुमेलित है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इनमें से यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारस दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में ही उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी मामले 1960 में कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है।
न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। कब कब? तो बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में और केशवानंद भारती बाद में, इन दोनों में माना गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। लेकिन ये बेरूबाड़ी जो मामला था 1960 का, इसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। लेकिन फिर बाद में बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले बाद में इसको मान लिया गया था। यहाँ बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो किसमें? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद में ये क्या था कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? किसमें कहा गया था? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। बी आंसर हो जाएगा। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। इनमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, मतलब मनोनीत भी हो जाते हैं। जो मनोनीत वाले होते हैं वो भी, और जो निर्वाचित होते हैं वो भी, और राज्यसभा में भी जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो भी होते हैं, और जो और अन्य सदस्य निर्वाचित होते हैं वो भी होते हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। केवल 1 और 2 ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सी आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। सी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इससे और चीज़ें क्लियर होंगी। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसके अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। ठीक है, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई। मतलब नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 से कर दी गई योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी है, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ये संवैधानिक प्राधिकरण ये नहीं है। तो बी आंसर हो जाएगा। बी आंसर होगा 1, 2 और 3।
राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत, ये तीनों जो हैं बी आंसर हो जाएगा, संवैधानिक प्राधिकरण है। बी आंसर होगा। राज्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। ध्यान रखेंगे कि राज्य निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, किंतु राज्य निर्वाचन आयोग 243 के, राज्य वित्त आयोग 243 आई व जिला पंचायत 243 बी का उल्लेख संविधान में किया गया है। अतः तीनों संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो संविधान में है। ठीक है, संविधान के द्वारा ही कैग के पद का सृजन किया गया है। मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है संविधान द्वारा ही। बी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। इसका नियंत्रण राज्य व केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है धन विधेयक को। ध्यान रखेंगे, इसको काफी बार पूछा जाता है कि धन विधेयक को कहाँ पूरा स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, देखिए इसको। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों तक वापस नहीं करती है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निश्चित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठकें किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है संयुक्त बैठकों को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ये आंसर हो जाएगा। जब किसी साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध धन विधेयक को छोड़कर तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखेंगे इसको, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा के। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो लोकसभा के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव अगर पास कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो बीवी गिरी जो थे वो निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? तो बीवी गिरी रहे थे ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये जो भी सेशन है वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे। जो भी जनरल में भी दे रहे हैं या फिर किसी पीसीएस का भी देंगे तो उसमें भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और आसपास से भी आते रहते हैं। चलिए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। ये आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर और किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौतों प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है, और दूसरे मामले में उसे अपना मत देना अनिवार्य है, परंतु राष्ट्रपति कोई भी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो किसकी संस्तुति पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर ये भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। सी आंसर हो जाएगा। 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसे आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए, जिसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 का जोड़ा गया। इसी में मूल कर्तव्य है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A था, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। ठीक है, अब 11 मूल कर्तव्य हैं 51A में, अनुच्छेद 51A में, और भाग 4 क में या भाग 4A में। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद में कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति और दोनों सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये भारतीय संसद में शामिल हैं। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति और दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। ठीक है, बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के राज्य विधानसभा में धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो कैसे? यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब बना सकती है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से पता चलेगा। संविधान के अनुच्छेद
49 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार निर्णीत कानून 1 वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा में पुनः पारित करके कानून के प्रवर्तन की अवधि 1-1 वर्ष करके कई वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्यसभा ने इस शक्ति का प्रयोग अभी तक केवल एक बार 1950 में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 5 होनी चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में भी अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले। सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? तो 8% रखा गया था विकास का लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? तो 8% है। बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हेतु 9% का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 2013 में संशोधित कर 8% कर दिया गया। जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है विदेशी विनिमय का संचय। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है जीडीपी का सबसे भाग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो वो है थोक मूल्य सूचकांक। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप तो थोक मूल्य सूचकांक है। डी आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति के सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक तथा औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं?
तो इनमें से निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो वन, जल, खनिज ये तो प्राकृतिक पूंजी है, लेकिन सड़क नहीं है प्राकृतिक पूंजी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो 37.2% आकलित किया था उस समय तेंदुलकर समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो वो है देहरादून में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने अपनाया था। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया? तो भारत ने अपनाया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंक से संबंधित है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है स्वाभिमान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? तो 2008 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केरकर जो थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इनमें से धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। कोयला, खनिज, तेल, गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, तो इनमें जल विद्युत जो है ये भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का उत्तम तरीका जल विद्युत है, जो कि प्रदूषण रहित और लंबी अवधि तक उपलब्ध तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से खरीफ फसल कौन नहीं है? तो कपास, मूंगफली, मक्का ये सब खरीफ फसल है, लेकिन सरसों जो है ये खरीफ फसल नहीं है। डी आंसर हो जाएगा। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर के आसपास की कटाई की जाती है। और मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास इसकी प्रमुख फसलें हैं खरीफ की, जबकि सरसों रबी की फसल है जिसकी कटाई अप्रैल के आसपास होती है। ध्यान रखेंगे, सरसों की कटाई अप्रैल के आसपास होती है। ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है सरसों। ठीक है, और खरीफ की फसल क्या है? तो मक्का, चावल, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, कपास। ठीक है, ये सब खरीफ की। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है 2010 में? तो है आंध्र प्रदेश में। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो वो है अंडमान और निकोबार में। आबादी का घनत्व सबसे कम अंडमान निकोबार में। जनगणना 2011 के अनुसार अतः अंडमान निकोबार का जनघनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वो है छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात 969, 1000। हरियाणा में इतना। ठीक है, तो इन राज्यों में छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत में रहता है। बी आंसर हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल?
तो वो है कौन सा? थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है। सी आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला? तो प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 35 थी उस समय। करंट का क्वेश्चन बना होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी? तो कुल स्थानों का 1/3। ये आंसर होगा। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल स्थानों की संख्या के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ताकि आपको इस तरह के बेहतर वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी और भी बेहतर होते चले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।